नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 में आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कुछ डायमेंशन समझेंगे कि किस प्रकार से हमें इस टॉपिक को आईएएस मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। आईएएस मेंस एग्जाम के जनरल स्टडीज के चारों क्वेश्चन पेपर को हम YouTube पर डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जीएस पेपर 2 पूरा डिस्कस किया जा चुका है, YouTube पर दिया गया है 20 वीडियो के माध्यम से, और उसका जो डिटेलिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। एज ए क्रैश कोर्स के रूप में वो अवेलेबल है। तो यूट्यूब का सेक्शन मिला करके और वेबसाइट का सेक्शन मिला करके इससे आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा। तो वैसे ही फिर पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4 पर आएंगे, देन ऐसे पेपर राइटिंग और ऑप्शनल हिस्ट्री पर बात करेंगे लास्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और किस तरीके से इस टॉपिक को हमें तैयार करना चाहिए। टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन समझने हैं, जिससे मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएं और हम उनको सॉल्व करने की स्थिति में हों। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संबंध में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। पॉइंट 1, परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, एक इसके बारे में जानना है। दूसरा, मेंटल प्लूम, तीसरा, मध्य अटलांटिक रिज या कटक। इसके अलावा कुछ और डायमेंशन भी हम समझेंगे। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्लोब पर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, महासागर कैसे बने, फिर इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स, पर्वतों, पठारों, पहाड़ों का निर्माण किस तरीके से हुआ है, द्वीप समूह कैसे बने, समुद्रों के भीतर गहरी खाइयां, ट्रेंच कैसे बनी है, जैसे मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी खाई मानी जाती है फिलीपींस के पास, और रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटियां किस प्रकार से बनी हैं। और वर्तमान में इस थ्योरी का महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में भूकंप लगातार आ रहे हैं, ज्वालामुखी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तो इन घटनाओं के पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कितनी जिम्मेदार है, और इसका अध्ययन करके क्या हम ऐसी घटनाओं को भविष्य में कम कर सकते हैं, रोकना तो मुश्किल है, किस सीमा तक इन घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे भूमंडल पर जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, या फिर जो भूमंडल का निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, उनको अगर हमें समझना है तो देन इस थ्योरी पर हमें जाना ही होगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह सिद्धांत ये मान करके चलता है कि ग्लोब पर जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर बने हुए हैं, इनके नीचे प्लेट्स की कल्पना की गई है। यानी 7 मुख्य प्लेट हैं, मेजर प्लेट्स, और इसके अलावा एक एक मेजर प्लेट के साथ कई माइनर प्लेट, छोटी प्लेट को जोड़ करके देखा गया है। तो इस भूमंडल के बारे में
ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये डिफाइन करती है कि ये पूरी तरह से प्लेट्स पर टिका हुआ है और प्लेट किस पर टिकी हुई है और इनमें मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो देन सबसे पहले आप ये समझिए कि जितनी भी प्लेट हैं इनमें दो प्रकार की गति होती है। या तो दो प्लेट एक दूसरे के तरफ आती हैं यानी एक दूसरे के पास आती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पानी है या पृथ्वी का हिस्सा है इस पर स्ट्रेस पड़ता है, बल पड़ता है। तो इसके कारण कहीं कहीं पर्वतों का निर्माण होता है या फिर ट्रेंच यानी गहरी खाइयां बन जाती हैं, अथवा इसी के कारण भूकंप ज्यादा आते हैं और ज्वालामुखी घटनाएं बहुत तेजी से विकसित होती हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के बहुत पास आती हैं तो इसे कहते हैं प्लेट कन्वर्जेंस थ्योरी। तो दो प्लेट का एक दूसरे की ओर आना और इसके कारण कई प्रकार की विनाशात्मक घटनाएं इन प्लेट के किनारे पर देखी जाती हैं। इसी प्रकार से यह माना जाता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे दूर जाती हैं तो बीच का जो हिस्सा है इसका विस्तार हो जाता है, तेजी से विस्तार होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर रिफ्ट वैली बनती है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। इसके अलावा गहरे रिज कटक भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं। तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस प्लेट थ्योरी या डाइवर्जेंस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इन प्लेट्स के बारे में ये संकल्पना जो की गई है कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो देन पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है मेंटल। इसके दो हिस्से हैं, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल इन दोनों को मिलाकर के पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, अपर लेयर, इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर के अंतर्गत या इसी में 7 मुख्य प्लेटें हैं, 7 मेजर प्लेट्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सिद्ध किया है कि जो 7 मुख्य प्लेटें हैं जिन पर ये महाद्वीप टिके हुए हैं ये इस लिथोस्फीयर का पार्ट हैं। और इस लिथोस्फीयर के नीचे जो पृथ्वी की दूसरी परत है इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कमजोर है और ज्यादा गर्म है। और पृथ्वी का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम कोर, कोर क्षेत्र या केंद्र या क्रोड भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कोर, बाह्य क्रोड आउटर और इनर। तो पृथ्वी का जो अध्ययन किया गया उसमें इस तरीके से माना गया है। एक पॉइंट आपको यहां पर यह समझना है कि पृथ्वी के अंदर जब हम क्रस्ट से मेंटल की ओर जाते हैं, नीचे की ओर, तो देन दबाव बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। लेकिन तापमान बढ़ने की जो घटना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तापमान क्यों बढ़ रहा है? पृथ्वी की सतह से जहां पर हम खड़े हुए हैं, जब नीचे जाएंगे पृथ्वी के कोर पार्ट की ओर, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होगा। और इसका कारण माना गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में यानी लिथोस्फीयर के नीचे वाले हिस्से में रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। इनमें से लगातार रेडिएशन निकलते रहते हैं जो वहां पर हीट क्रिएट करते हैं, ऊष्मा क्रिएट करते हैं, गर्मी उत्पन्न होती है। और जब गर्मी उत्पन्न होती है तो इसके कारण लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल वाला जो पार्ट है इसकी चट्टानें धीरे धीरे मेल्ट होती हैं, वो पिघलती हैं
और पिघलने से फिर वहां पर एक लिक्विड पदार्थ यानी लावा बन जाता है। तो हीट और लावा ये दोनों उपलब्ध हैं पृथ्वी के अंदर की परतों के अंतर्गत। अब हीट को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए और लावा को बाहर निकलने के लिए भी। तो देन ऐसा माना जाता है कि लिथोस्फीयर के नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है ये ज्यादा गर्म परत है, ज्यादा कमजोर परत है, और इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर है। इसी लिथोस्फीयर में सभी 7 प्लेट विद्यमान है। तो देन जब इन 7 प्लेटों के नीचे तापमान ज्यादा बढ़ने से द्रव पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन प्लेट में गति आ जाती है, मूवमेंट हो जाता है। यानी प्लेट के नीचे द्रव पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी या हीट बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यह प्लेट में मूवमेंट को, गति को बढ़ाता है। और जब प्लेटों में गति होती है तो इसके कारण या तो 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, और जब एक दूसरे के पास आती हैं तो ऐसी स्थिति में कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री बनती है, और इस बाउंड्री पर भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। यानी ये 2 प्लेट, चाहे वो महाद्वीपों की प्लेट हो सकती हैं, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप की 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ सकती हैं, या दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। इसी प्रकार 2 महासागर की प्लेट हो सकती हैं, प्रशांत महासागर की प्लेट और अटलांटिक महासागर की प्लेट, या फिर तीसरी मान्यता एक महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी महासागर की प्लेट। तो ये जो प्लेट की थ्योरी है इसमें यह बताया जा रहा है कि इन प्लेट में मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके कारण तापमान में वृद्धि होती है और कन्वेक्शन जोन पैदा होता है, और यह हीट को बढ़ाता है और द्रव पदार्थ की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है और प्लेट उस पर तैरती हैं और फिर उनमें मूवमेंट होता है तेजी से। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो हमको पता होनी चाहिए। अब हम जो हमने 3 सेक्शन लिखे इनको डिस्कस करते हैं। परिप्रशांत पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, या फिर इसको हम रिंग्स ऑफ फायर, अग्नि वलय या रिम ऑफ फायर भी कहते हैं। इस प्लेट का महत्व या इस क्षेत्र का महत्व यह है कि यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप, लगभग 90% से अधिक भूकंप आते हैं इस अकेली बेल्ट में, और 70% से ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो दुनिया के जो देश इस पेटी या बेल्ट के अंतर्गत हैं वहां पर ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं, और उन देशों में विनाशकारी परिणाम ज्यादा देखे जाते हैं। तो देन ये रिंग्स ऑफ फायर इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली है क्या है, समझिए इसको। यानी ये घोड़े की जो नाल होती है, तो घोड़े की नाल के जैसे यानी हॉर्सशू शेप टाइप की एक बेल्ट है ये। तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, चिली और पेरू का पश्चिमी जो तट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, जिसमें मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। जब आप इस वाले हिस्से में जाते हैं तो ये है रूस का कमचटका प्रायद्वीप, और फिर नीचे की ओर आएंगे तो देन इसमें जापान के कुछ द्वीप आते हैं, और नीचे जब जाएंगे तो इसमें फिलीपींस के पास मैरियाना ट्रेंच आता है, और फिर इंडोनेशिया का जावा क्षेत्र, और इसके बगल में हिंद महासागर में सुंडा गर्त। तो ये परिप्रशांत पेटी है। तो दुनिया के ये क्षेत्र इस बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं ग्रो करती हैं, उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं। इन्हीं देशों को इनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब हमारा सवाल यह है कि परिप्रशांत पेटी में ही सबसे ज्यादा भूकंप 90% से ज्यादा, ज्वालामुखी घटनाएं 70% से ज्यादा क्यों आती हैं? क्योंकि इस पेटी में महाद्वीप और महासागर की जो
प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है, यानी महाद्वीप और महासागर की जो प्लेट हैं एक दूसरे के पास आती हैं। और क्यों पास आती हैं? क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर के नीचे का जो हिस्सा है वो ज्यादा तरल अवस्था में आ जाता है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो महासागर की प्लेट ज्यादा भारी होती है, वह महाद्वीप की प्लेट के नीचे चली जाती है। और जब नीचे जाती है तो देन फिर सबडक्शन जोन बनता है, परिवेष्टन क्षेत्र। वहां पर वह प्लेट थोड़ी सी पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में फिर क्रस्ट का निर्माण होता है। और वह पिघला हुआ जो पदार्थ है, लावा और हीट, फिर रास्ते के माध्यम से वह बाहर की ओर आते हैं। तो अगर भूकंप आता है तो संभावना है कि वहां पर ज्वालामुखी आएगा, और ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण भूकंप की घटना उत्पन्न होती है। तो इन दोनों में अपना रिलेशन है। तो भूकंप का तो सिर्फ अर्थ ही है कि जब दो प्लेटों में गति हुई, मूवमेंट हुआ, तो उसके कारण जो हमारा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, उसमें कंपन पैदा होता है। और लिथोस्फीयर के ऊपर जो आपने मकान बना रखे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनमें कंपन पैदा होता है, तो देन वो गिर जाते हैं। तो ये है भूकंप। लेकिन ज्वालामुखी का अर्थ है कि भूकंप के कारण जो रास्ता बना है नीचे की परतों से ऊपर आने के लिए, उस रास्ते से ज्वालामुखी का जो लावा है, गर्म तप्त जो लावा है, मैग्मा है, वो बाहर की ओर फूट जाता है, निकल जाता है, और इससे ज्वालामुखी घटना उत्पन्न होती है। तो देन परिप्रशांत पेटी को अग्नि वलय, रिंग्स ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आते हैं और जिनसे हीट बहुत ज्यादा एरुप्ट होती है, निकलती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमको यह समझने में मदद मिली है कि दुनिया के कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते हैं। तो देन क्यों आते हैं? क्योंकि उन प्लेट में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, उस प्लेट के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण रॉक, चट्टान तेजी से पिघल रही है, हीट और लावा उसी मात्रा में ज्यादा बन रहा है। और जिन क्षेत्रों में ये घटनाएं कम होती हैं, इट मीन्स वहां की जो प्लेट हैं वो ज्यादा शांत हैं, स्टेबल अवस्था में, रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा कम है, इसलिए हीट और लावा कम बन रहा है। इस तरीके से इनकी व्याख्या की जाती है। तो आप समझिए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमें साइंटिफिक रूप से इन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा मदद प्रदान की है। तो देन आगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है या इनके दुष्प्रभावों को कितना कम किया जा सकता है, उस दिशा में हम काम कर सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया के देशों में काफी सारे रिसर्च चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेंटल प्लूम। तो दोबारा से आप समझिए मेंटल प्लूम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसको आप क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपरपटी, जो लिथोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मेंटल कहते हैं, ऊपर वाला मेंटल और निचला वाला मेंटल, यानी द्रव पदार्थ। अब ये द्रव पदार्थ है। अब ये द्रव पदार्थ बना क्यों? क्योंकि नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके कारण कन्वेक्शन जोन पैदा होता है। तो कन्वेक्शन जोन में यहां पर द्रव पदार्थ गर्म होकर के नीचे से ऊपर की ओर तेजी से वो बढ़ता है। तो मेंटल प्लूम एक प्रक्रिया है, एक संवहनीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से द्रव पदार्थ, चट्टानों के पिघलने से जो द्रव पदार्थ बनता है वो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। और जब ऊपर की ओर बढ़ता है और उससे अगर स्पेस मिल जाता है क्रस्ट को पार करके, तो देन फिर वो ज्वालामुखी घटना के रूप में ऊपर की ओर आ जाता है। तो मेंटल प्लूम जो थ्योरी है उसने हमको ये समझाया है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में संवहनीय क्रियाएं किस प्रकार से काम करती हैं और चट्टानें क्यों और किस दर पर पिघलती हैं। और दूसरा, इसके बाद इस थ्योरी से हमको ये समझने में मदद मिली है कि किस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत तेजी से बनते हैं, यानी वोल्केनिक जो चेन्स बनी हुई हैं कुछ क्षेत्रों में ज्वालामुखी पूरी एक श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में गति ज्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, यह मेंटल प्लूम के द्वारा ही समझा गया है। द्वीप समूह कैसे बनते हैं, यानी जब लावा बहुत ज्यादा निकलेगा और ये समुद्र में गिरता है तो हजारों सालों में धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर वहां पर आइलैंड्स बन जाते हैं। तो मेंटल प्लूम्स जो थ्योरी है ये संवहनीय धाराओं की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। तो कन्वेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड,
द्रव पदार्थ के कन्वेक्शन को इसके माध्यम से समझा जाता है। और फिर फर्दर हम टेक्टोनिक थ्योरी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए इसी की वजह से, क्योंकि जो जितनी भी प्लेट्स हैं वो प्लेट इसी के ऊपर तैरती रहती हैं, इसी के ऊपर वो स्थापित मानी जाती हैं। फिर है मध्य अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक जिसको कहा जाता है। ग्लोब पर अगर आप उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की स्थिति को देखें, यानी आप देखिए ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, और देन ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका और द दक्षिणी अमेरिका, राइट। और देन इधर आप आएंगे तो यूरोप महाद्वीप, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये है अफ्रीका महाद्वीप, और इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये है देन उत्तर अटलांटिक महासागर, और देन नीचे वाला हिस्सा ये हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो मध्य अटलांटिक रिज या मध्य महासागरीय रिज या कटक, इसके बारे में स्टडी ये हुई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी यूरोप महाद्वीप की प्लेट और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो देन इस भाग का विस्तार हो गया, उत्तर अटलांटिक महासागर ज्यादा दूरी तक भौगोलिक क्षेत्र तक ये फैल गया है, इसलिए इसमें बहुत गहरे गहरे कटक और रिफ्ट वैली पाई जाती हैं। और इसी थ्योरी के माध्यम से भी समझा गया है कि उत्तर अटलांटिक महासागर के भीतर किस प्रकार की गतिविधियां घटित हो रही हैं और वे मानव जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही हैं। इसी प्रकार दक्षिण अटलांटिक महासागर की स्थिति को समझने के लिए यह माना गया है कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट है और यह अफ्रीका महाद्वीप की प्लेट है। ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी अटलांटिक महासागर बनता है और इसका तेजी से विस्तार होता है, ये फैलता है, और इसके भीतर भी कई प्रकार की गहरी रिफ्ट वैली पाई गई हैं। इन महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो रिफ्ट वैलीज हैं, भ्रंश घाटियां हैं, उसका कारण यही थ्योरी मानी जाती है। तो अटलांटिक महासागर के बारे में जितनी भी स्टडीज हुई हैं या प्रशांत महासागर के बारे में जितनी भी अध्ययन हुए हैं, ये सभी अध्ययन इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हैं कि दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आती हैं तो देन उसे कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इसके कारण ज्वालामुखी भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, पर्वतों का निर्माण होता है और गहरी ट्रेंच बनती हैं, और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो देन उससे रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है और महासागरों के आंतरिक भागों को समझने में हमें मदद मिलती है। और इस स्टडी के बाद फिर ये देखा जाता है कि मानव जीवन उसकी गतिविधियों को कैसे ज्यादा इजी बनाया जाए, सरल बनाए, उस दिशा में वैज्ञानिक हमारे काम करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अगर आप इन डायमेंशंस को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो गारंटीड आपको काफी सारे क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद मिलेगी। बहुत डिटेल में हम अपने वेबसाइट वाले वीडियोज में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।